हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। माय नेम इज सुरभि तिवारी। आप जानते तो होंगे ही शायद। हम आप सभी का स्वागत कर रहे हैं स्टेप अप एकेडमी में। देखो, मैंने ही बोला जानते तो होंगे शायद, मेरे सामने जो बैठे हैं वो हंसने लगे। अब क्योंकि इसलिए बोलना पड़ता है कि हो सकता है आप मुझे जानते हो सकता है आप नहीं जानते हो। चलो खैर, ये सारी बातें छोड़ते हैं और शुरू करते हैं क्लास 10th का वीडियो, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के वेरी इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन। तो ये टाइप के क्वेश्चन क्या है, तो हम अब ऑलरेडी पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, डिटेल वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया। और इसके अलावा हमने क्या क्या पढ़ा है, इसके अलावा हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन पढ़ लिया है। लेकिन अब एग्जाम में आपके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, उनके आंसर्स हमें कैसे देना है, तो इसके लिए चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने डिटेल वीडियो लेक्चर्स देखे या नहीं देखे, या देखने वाले हैं, या बिल्कुल नहीं देखेंगे, ये भी बता दीजिएगा। चलो तो शुरू करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। Due to which property of light sharp shadows of opaque objects are obtained? अब आपने देखा होगा कि आप जब चलते हो तो आपकी परछाई बनती है, या फिर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी परछाई थोड़ी शैडो थोड़ी लाइट बनती है। किन्हीं किन्हीं ऑब्जेक्ट्स की जो शैडो होती है वो ज़्यादा डार्क बनती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके लाइट आर पार नहीं जा सकती है। तो मतलब कि वहाँ पर लाइट का क्या हो जाता है कि वहाँ पर लाइट जो है वो पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से दूसरे साइड का जो हिस्सा है, क्योंकि वो वहाँ पर क्रिएट नहीं हो पाता, तो वहाँ पे रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन के कारण हमें शैडो दिखाई पड़ती है। तो मैम, इतनी लंबी चौड़ी आपने कहानी तो समझा दी, लेकिन वेरी शॉर्ट आंसर का आंसर कैसे लिखें? तो ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, आपसे बस ये पूछा है कि किस प्रॉपर्टी के कारण ऐसा होता है। तो अगर आप सिर्फ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन लिखेंगे तो काम चल जाएगा। तो द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट मींस दैट द लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ गिवन मीडियम। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन अ ओपेक ऑब्जेक्ट इट कैन नॉट पासेस थ्रू इट, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ शैडो, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द शैडो। तो ये एक बहुत छोटा सा आंसर है। छोटा सा आंसर, यहाँ पर आप सोचेंगे 3-4 लाइन है, लेकिन अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। आप अगर इसका ड्यू टू रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट सिर्फ अगर इतना भी लिखते हैं तो भी आपको एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए, तो ये तो एक टाइप का क्वेश्चन रहा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है। What is the radius of curvature of a plane mirror? अब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है? जैसे हम कोई भी मिरर बनाते हैं तो हम ये कंसिडर करते हैं कि हमने उसे एक बड़े से स्फेरिकल मिरर से बनाया हुआ है। तो अगर स्फेरिकल मिरर है या सर्कल है तो उनकी तो रेडियस होती ही है, तो यहाँ पर भी रेडियस होगी। तो उस रेडियस को कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब प्लेन मिरर कैसा मिरर होता है, थोड़ा देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगी पहले स्फेरिकल मिरर का, जिसकी मदद से मैं आपको प्लेन मिरर के इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बताऊंगी, ठीक है। अब देखो, मेरे पास इस तरह से एक सर्कल था, मैंने स्फेयर था, मैंने उसे 2 पार्ट में कट किया। ये इसका सेंटर से मैंने 2 पार्ट में कट किया, तो मुझे 2 पार्ट मिले। एक तो ये पार्ट, ठीक है, और एक कौन सा पार्ट, ये वाला। इस पार्ट को मैंने अंदर से और इस पार्ट को मैंने बाहर से कलर कर दिया, ठीक है। तो सेंटर से यहाँ तक की एक डिस्टेंस मिलेगी और सेंटर से यहाँ तक की एक डिस्टेंस मिलेगी। तो ये क्या होती है, एक फाइनाइट वैल्यू जो रहेगी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, क्योंकि ये एक स्फेयर है जिसको आपने काटा और इस तरह से आपको वैल्यू मिल गई। तो ये किसके लिए है? जब आपका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो कर्व्ड हो। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है? कर्व्ड है, थोड़ी सी मुड़ी हुई है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर कैसा होता है? प्लेन मिरर ऐसा ना हो के इस तरह से स्ट्रेट होता है। तो अगर मुझे यहाँ पे अगर थोड़ा भी स्ट्रेट पोर्शन चाहिए है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा, और बड़ा अगर मुझे मिरर चाहिए तो मुझे इस स्फेयर को काफ़ी बड़ा करना पड़ेगा। से मैंने इसे इतना बड़ा कर दिया, और बड़ा करती जाऊंगी मैं, और बड़ा करती जाऊंगी, तब जा करके, जैसे कि अगर सिर्फ इतने इसके पोर्शन की बात करूं, ठीक है, वो उतना भी नहीं, सिर्फ अगर मैं इसके इतने पोर्शन की बात करूं, इस छोटे से पोर्शन की बात करूं, तो वो मुझे क्या देता है, वो मुझे एक प्लेन मिरर देता है। मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन अगर मुझे इसमें चाहिए है तो सिर्फ एक इतना सा पोर्शन, ठीक है। जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, तो जैसे एक मैंने स्फीयर डिज़ाइन किया, और बड़े शेप का स्फीयर ले लेते हैं, तो इसमें मुझे जहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी वो क्या होती है, वो हल्की सी जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आपको दिख रही है, वो एक छोटा सा पार्ट, वो क्या रहेगा, आपका प्लेन मिरर रहेगा। तो देखिए, इस प्लेन मिरर को आपने कितने बड़े स्फीयर से कट करके बनाया हुआ है, तो इसलिए प्लेन मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, क्योंकि बहुत बड़ा सा स्फीयर हम कंसिडर कर रहे होते हैं।
तो प्लेन मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी वो इन्फिनिटी होगी, क्योंकि उसका फोकस भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होता है। ये देखिए, ठीक है, अ प्लेन मिरर में बी कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द इनफाइनाइटली लार्ज स्फेरिकल सरफेस। हम ये मानते हैं कि ये एक बहुत बड़े स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ है, इसी वजह से हमने यहाँ पर इस इतने बड़े स्फेरिकली लार्ज, इनफाइनाइटली लार्ज स्फेरिकल सरफेस से जो रेडियस मिलेगी वो भी आपको इनफाइनाइट मिलेगी, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन मिरर की इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट, समझ आ गया होगा कि प्लेन मिरर अगर बनाना है तो एक स्ट्रेट लाइन हमें चाहिए है, तो ये इनफाइनाइटली लार्ज मिरर से ही मिल पाता है। तो दिस इज द रीजन व्हाई द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। नाउ ये तो हो गया दूसरे टाइप का क्वेश्चन, लेकिन देखो थोड़ा सा टफ है, अगर लेकिन इसका आंसर आप वेरी शॉर्ट तरीके से कैसे दोगे, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, तो इनफाइनाइट भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन रीजन हमें पता होना चाहिए। और बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आपने डायग्राम बना दिया तो फिर तो मोर देन इनफ है, तो डायग्राम बनाना भी मत भूलिएगा। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर पर इस तरह से रे इंसिडेंट हो रही है। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द इंसिडेंट रे। अब देखिए यहाँ पर बात आती है प्लेन मिरर की या स्फेरिकल मिरर की नहीं, यहाँ बात आती है रिफ्लेक्शन की। तो जब हमने रिफ्लेक्शन का लॉ पढ़ा था तो पहला लॉ ये कहता था कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ये है जो कि आपका बिल्कुल नॉर्मल के साथ बन रहा है, मतलब कि 0 डिग्री अगर एंगल बना रहा है, तो इंसिडेंट रे भी क्या बनाएगी नॉर्मल के साथ एंगल 0, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे, ठीक है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, दोनों ही सेम एंगल बनाएंगे, दैट इज 0 डिग्री एंगल। और यहाँ पर अगर आप 0 डिग्री भी लिखेंगे, ये कुछ गड़बड़ हो गया, 0 डिग्री अगर लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। तो बच्चों यहाँ तक तो हमने देख लिया हमारे 3 क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं और नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। इमेज कहाँ बनती है जब ऑब्जेक्ट जो है वो कॉनकेव मिरर से बहुत दूरी पर हो। अब देखो कॉनकेव मिरर कौन सा होता है, जिन बच्चों को पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता कोई टेंशन की बात नहीं, पुराने वीडियोस देख लो, और अभी इतना टाइम नहीं है तो तब तक ये बात देख लो कि ये होता है कॉनकेव मिरर, जिसमें ये है पोल, ये होता है फोकस और ये होता है सेंटर। अब ये सब पॉइंट क्या है, ये मिरर के अंदर के पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको लिखना होता है। अब जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, मतलब कि बहुत दूर, मिरर से काफ़ी दूर, जैसे आपके रूम में मिरर रखा हुआ है और मिरर बाहर पेड़ लगा हुआ है, तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो ये जो मिरर है वो इतनी दूर के ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाता है, तो ये बनाता है हमेशा फोकस पर। और फोकस पर कैसी इमेजेस बनती है, तो ये जो दूर से लाइट रे टकरा करके जब मिरर पे आती है ना, तो वो सारी पैरेलल अपीयर होती है कुछ इस तरह से। तो ये पैरेलल लाइट रे जब रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे आकर के इस तरह से मिल जाती हैं। और जब भी लाइट रे जिस पॉइंट पर आकर के मिलती है ना, ऑब्जेक्ट की इमेज वही बनती है। तो यहाँ पर इमेज तो बनेगी जो आपको कॉनकेव के अंदर नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी, क्योंकि इस केस में रियल इमेज बनती है, और रियल इमेज मिरर के अंदर ना बन के मिरर के सामने बनती है। तो हमने कैसे पहचाना कि यहाँ पे इमेज बन रही है, हम यहाँ पर एक स्क्रीन लगाएंगे, से हमने एक पेपर लगाया, उस पेपर पर जब आप देखोगे तो आपको उस पेड़ की जो कि आपके खिड़की के बाहर लगा हुआ है उसकी इमेज दिखेगी, और बहुत छोटी दिखेगी, उल्टी दिखेगी, रियल होती है क्योंकि वो आया समझ में। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर है कि वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। तो ऑब्जेक्ट जब बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पर होता है तो इमेज फोकस पर बनती है, जो कि पॉइंट साइज होती है। अगर आप इतनी चीज़ें लिख दोगे, एट फोकस पॉइंट साइज इमेज, दैट्स इट, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया। If an object is at infinity in front of a concave mirror, the image will form at the focus. Now let's move on to next question. फटाफट से आ जाते हैं। If you want to see an enlarged image of your face, आप अपने चेहरे का बहुत बड़ा इमेज देखना चाहते हो सकता है कि आप मेकअप कर रहे हो या फिर शेविंग कर रहे हो। तो if you want to see an enlarged image of your face, when type of mirror will you use? Which होना चाहिए, ये गलत हो गया है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। देखो भाई, गलतियां तो एक्सेप्ट करनी पड़ती है ना। तो विच टाइप ऑफ मिरर विल यू यूज, वेयर विल यू प्लेस योर फेस, और आप अपने फेस को कहाँ प्लेस करोगे। तो देखिए मेरे पास 3 मिरर हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर का यूज़ मैं नहीं करूँगी क्योंकि जितना साइज होगा मेरा उतना ही वो उसमें दिखाएगा, मुझे जूम करके नहीं दिखाने वाला है।
कॉन्वेक्स मिरर भी यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज देता है, छोटी इमेज देता है, चाहे मैं अपने इमेज मिरर को मेरे फेस के से कितना भी पास रख लूँ। बचता कौन सा है, कॉनकेव मिरर। अब देखिए कॉनकेव मिरर के अंदर आपको इमेज देखनी है। कॉनकेव मिरर क्या करता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इसके पास आता जाता है ये उसकी एनलार्ज इमेज बनाता जाता है, लेकिन रियल होती है जो कि आपको मिरर के अंदर नहीं दिखेगी। सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है, जब आप अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे तो वो आपको मिरर के अंदर दिखाई देती है, और वो पोजीशन कौन सी होती है, ये इस पोजीशन पर फोकस और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे अगर मैं इतनी पास अपने मिरर को रख लूं कि मैं उसके फोकस और पोल के बीच में हूं, तो उस कंडीशन पे मिरर के अंदर मेरा चेहरा दिखाई देगा, ठीक है ना। तो फोकस और पोल के बीच में जब आप ऑब्जेक्ट को रखते हो तो उस केस में मिरर के अंदर हम दिखाई देते हैं, क्योंकि इन दैट केस वी विल ऑब्टेन वर्चुअल एंड लार्ज एंड इरेक्ट इमेज। आंसर बस इतना ही रखना है कि फोकस और पोल के बीच में हमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। विच टाइप ऑफ मिरर विल यूज, तो वी विल यूज कॉनकेव मिरर, और हमें कहाँ रखना है, फोकस और बिटवीन फोकस एंड पोल, सो दैट वी कैन ऑब्टेन वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज। चलिए अब आगे आ जाते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। राइट द रिलेशनशिप ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि मिरर से कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इमेज डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि मिरर के अंदर कितनी दूरी पर इमेज बन रही है या मिरर के सामने कितनी दूरी पर बन रही है। फोकल लेंथ क्या होती है, हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। So the relationship is we have two formulas. First is mirror formula. ठीक है, मिरर फॉर्मूला की मदद से हम क्या कर सकते हैं, मिरर फॉर्मूला की हेल्प से अगर हमें फोकस पता है या एक इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ पता है तो हम थर्ड चीज़ ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। या फिर एक और रिलेशन होता है विच इज़ लेंस फॉर्मूला, और वो क्या कहता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, तो ये तीनों के बीच में रिलेशन है। ओके, तो ये रहा आपका रिलेशन, और ये आंसर आपको बस इतना ही देना है और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी रियल, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस। अब देखो आपके पास है कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर बिल्कुल रियल इमेज बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है और एनलार्ज भी बनाता है। तो एनलार्ज कब बनाता है और रियल कब बनाता है, ये बात आपको याद रखनी है। देखो दो केसेस हैं। कॉन्केव मिरर क्या करता है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। ये रहा आपका कॉन्केव मिरर और ये रहा सेंटर, ठीक है, और ये है फोकस। तो सेंटर से पहले तक तो ये आपको छोटी इमेज देता है, लेकिन जैसे ही सेंटर पर ऑब्जेक्ट को रखते हो तो उसकी सेम साइज देता है। अब सेंटर और फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहां पर अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा तो इस पोजीशन पर ये आपको रियल, एनलार्ज्ड एंड इन्वर्टेड इमेज देता है। ओके, अब आप बोलोगे मैम फोकस पर भी देता है। जी हाँ, सेंटर और फोकस तक आपको क्या मिलेगी, बिटवीन सेंटर एंड फोकस आपको ये इमेज मिलने वाली है। लेकिन जैसे आप फोकस और पोल के बीच में रखकर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया तो इस केस में आपको वर्चुअल, इरेक्ट एंड कैसी इमेज मिलेगी, एनलार्ज्ड। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा हुआ है कि मुझे तो रियल, इन्वर्टेड और लार्ज इमेज चाहिए है, तो वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस। तो या तो हम उसे फोकस या सेंटर और फोकस के बीच में कहीं भी रख दें तो हमें रियल, एनलार्ज और इन्वर्टेड इमेज मिल जाएगी। तो when an object lies between focus and center of curvature, then real, inverted and enlarged image is formed by the concave mirror. Right? Now let's move on. Next question is, a ray of light is incident on a concave mirror. अब चलिए मान लिया है कॉन्केव मिरर है, उसमें लाइट रे इंसिडेंट कर रही है। आफ्टर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझिए। ये रहा आपका कॉन्केव मिरर और ये है सेंटर। ये कह रहे हैं कि एक रे ऑफ लाइट आई और आफ्टर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर आफ्टर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉन्केव मिरर पर आ रही है लेकिन किसको पास करके आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, ये रहा। तो ये इस तरह से आई, ठीक है। तो
व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस आप क्या बताओगे। तो अगर आपने रूल्स टू ड्रॉ रे डायग्राम वाला वीडियो देखा है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर कोई लाइट रे सेंटर्स पर आती है तो सेंटर से ही वापस आ जाती है। लेकिन आपने ये भी पढ़ा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देन व्हाई दिस कोलैबोरेटी। देखिए एक्चुअल में सेंटर कहाँ होता है, इसको हमने एक स्फीयर से कट करके बनाया हुआ है। तो ये रहा आपका स्फीयर और ये है सेंटर। अब अगर कोई चीज़ सेंटर पर आ रही है तो कैसी आएगी, इस तरह से आएगी। तो कितना एंगल बनाएगी, परपेंडिकुलर रहेगी, और परपेंडिकुलर ही इसलिए वो वापस चली जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से दोनों के एंगल्स जो हैं, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस तरह से दोनों का एंगल सेम हो जाएगा। ठीक है, और ये एंगल जो रहेगा वो कितना होगा, एज द रे ऑफ लाइट passes to the center of curvature of concave mirror, it strikes the mirror along the normal, that is it incidence on to the mirror at 90 degree and 0 degree with the normal। ठीक है, अगर मैं बात करूं इंसिडेंस ऑन द मिरर एट 90 डिग्री, तो ये अगर ये मिरर है आपका, ठीक है, तो इस पे किस एंगल से इंसिडेंट कर रही है, ये इंसिडेंट कर रही है 90 डिग्री से। और अगर हम बात करें, अगर ये 90 डिग्री से एंगल कर रही है तो नॉर्मल के साथ कितना, नॉर्मल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे जो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो वहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे, उस नॉर्मल के साथ कैसा एंगल ड्रॉ करेगी, तो नॉर्मल भी हमारा यही होगा। अगर मैं इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो नॉर्मल भी मुझे यही मिलेगा। तो नॉर्मल के साथ 0 डिग्री और मिरर के साथ 90 डिग्री एंगल ये बनाएगी। हैंस द इंसिडेंट रे कोइंसिडेंस विद द नॉर्मल, देयरफॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री। ठीक है, तो मिरर पर 90 डिग्री से जा रही थी और 0 डिग्री नॉर्मल, और हम इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल को किससे मेजर करते हैं, नॉर्मल से मेजर करते हैं। कि ये देखो एंगल आई और एंगल आर एक्चुअल में क्या होता है कि किसी इंसिडेंट एंगल ने, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है, तो नॉर्मल के साथ ये कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री। तो अगर यहाँ पर आपसे पूछा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इस केस में आपको क्या बोलना है, 0 डिग्री ही बोलना है, क्योंकि नॉर्मल के साथ तो 0 बना रही है ना। ठीक है, तो 0 डिग्री इज द राइट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ रे ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्टेड एज शोन इन फिगर। देखो बहुत बार पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, पर फिर भी बच्चे गलत करके आ जाते हैं। तो एक रे ऑफ लाइट है जो कि इस तरह से रिफ्रैक्ट हो रही है, विच मीडियम ए और बी इज ऑप्टिकली डेंसर देन द अदर। अब आपको ये बताना है कि कौन ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर है। देखिए हमने दो चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ऑप्टिकली डेंसर और रेयरर मीडियम के लिए। जब लाइट रे रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तो लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होती है जब रेयर से डेंसर में जाएगी, और अगर डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको बस यही चेक करना है कि जो भी लाइट रे है वो नॉर्मल के साथ कैसा एंगल बना रही है। तो देखो यहाँ पे मैंने देखा कि जब एंगल ए से आई, ठीक है, तो ये नॉर्मल था। ठीक है, जब यहाँ बी में गई तो कहाँ जा रही है, अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है। नॉर्मल ये रहा, इससे दूर जा रही है। पास आती तो कैसे दिखती, पास आती तो कुछ इस तरह से आपको दिखती, थोड़ी सी झुकी हुई, लेकिन ये कहाँ जा रही है, ये तो दूर जा रही है। दैट मीन्स कि ये कौन सा एंगल हो गया, ये जो एंगल है ये आपका रिफ्रैक्टेड एंगल है, ये है आपका इंसिडेंट एंगल, और यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल ज़्यादा है। दैट मीन्स कि ये मीडियम है डेंसर मीडियम, सॉरी रेयर मीडियम, क्योंकि ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है और ये मीडियम डेंसर है। तो अब आपको बताना है कि ऑप्टिकली डेंस ज़्यादा कौन है, तो ऑप्टिकली डेंस ए है एज कंपेयर टू बी। Okay, now arrange air, glass and water in terms of the descending order of refractive index। descending order में आपको इन सारी चीज़ों को जमाना है। ठीक है, descending, ठीक, increasing का मतलब क्या होता है कि आपको छोटे से बड़े जाना है, और डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटा। तो जिसका ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको सबसे पहले लिखना है और फिर सबसे कम वाले को लिखना है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, ग्लास का, फिर वाटर का और फिर एयर का। ओके, इस तरह से आपको लिखना है। एयर का होता है 1, वाटर का होता है 1.33 एंड ग्लास का होता है 1.5। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ तो म्यू ऑफ जी सबसे पहले आएगा, फिर आएगा आपका म्यू ऑफ, म्यू मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करना, वाटर एंड देन एयर। ओके, तो बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन आंसर कैसे देना है, 1 लाइन आंसर था। When light of two colors A and B is passed through a plane boundary, A is bent more than B।
अब देखो, विच कलर ट्रेवल मोर स्लोली इन द सेकेंड मीडियम व्हेन लाइट ऑफ टू कलर ए एंड बी। अब ये दो कलर्स थे ए और बी नाम के, और वो किसी प्लेन बाउंड्री से बेंड हो रहे थे, जा रहे थे, पास हो रहे थे। ए इज बेंट मोर देन बी, ए ज्यादा बेंट हो गया और बी कम बेंट हुआ। तो अब आपको बताना है कि कौन सा कलर ट्रेवल करेगा ज्यादा स्लो। ठीक है, तो देखिए, जब लाइट रे, कोई भी लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, तो मतलब लाइट रे ने एंटर किया है डेंसर मीडियम में। ठीक है, और डेंसर मीडियम की तरफ जब लाइट रे रेयर से आती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। तो अब यहाँ पर ज़्यादा नॉर्मल की तरफ कौन बेंड हुआ है? प्लेन बाउंड्री, ए इज बेंट मोर। दैट मीन्स कि जो लाइट रे, ए लाइट रे जो है वो जहाँ पर भी मूव कर रही होगी वो ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा कंपेयर टू बी। तो विच कलर ट्रेवल मोर स्लोली? तो कलर ए विल ट्रेवल मोर स्लोली, क्योंकि हमने देखा कि वो नॉर्मल की तरफ बैंड हो रही है। तो नॉर्मल की तरफ कोई चीज़ तभी बैंड होती है जब वहाँ पर ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा हो। तो सिंस ए इज बैंड मोर देन बी, हैंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए इज मोर देन बी, देयरफॉर ए ट्रेवल स्लोली इन द सेकेंड मीडियम। चलिए, the refractive index of diamond is 2.42, that of glass is 1.52. how much fast? तो यहाँ पे सिंपल सा हमें फॉर्मूला पता है कि दोनों का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो निकालें तो उससे हमें क्या मिलेगी? स्पीड ऑफ लाइट मिलेगी। ठीक है, सो इफ n इज अ स्पीड ऑफ लाइट देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, नहीं ग्लास, ये हमने कर दिया। हाउ मच फास्टर डज लाइट ट्रेवल इन ग्लास दैन डायमंड? तो देखिए, अगर मैं इसे यहाँ पर लेके जाऊँ तो ये क्या है? स्पीड। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विच इज 1.52। तो 1.52 इंटू एन टाइम्स जो है, ठीक है, एज कंपेयर टू डायमंड, यहाँ पर लाइट रे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करेगी। बस यही चीज़ जो है आपको यहाँ पर बतानी थी। तो ये n इक्वल्स टू सी बाई वी होता है। c इज द लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो vd अपॉन vg अगर मैं करूँ तो वो हो जाएगा ng अपॉन nd विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड सो vg इक्वल्स टू 1.63 इंटू vd। तो 1.63 टाइम्स जो है वो डायमंड ग्लास में स्पीड, मतलब कि अगर ग्लास की स्पीड की बात करें तो वो डायमंड की 1.63 टाइम्स होगी जितनी डायमंड्स में जा रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस? व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज? अगर यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, क्वेश्चन को कैसे घुमाया है? यहाँ पर आपसे ये बोला है कि रियल इमेज मिल रही है, मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस में हमें वही केस में रहना है कि मिरर से कितनी मिनिमम डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखें कि रियल इमेज ही मिले। तो हमें पता है कि अगर फोकस के बाद अगर आप आ गए तो आपको रियल इमेज नहीं मिलेगी, वर्चुअल इमेज मिल जाएगी। तो जहाँ तक बात है कि अगर हम सेंटर से फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस केस में, या फोकस तक आप अगर ऑब्जेक्ट को रखते हो तो उस केस में आपको रियल इमेज मिलेगी, अदरवाइज हमें वर्चुअल इमेज मिल जाएगी। तो लेट द बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल डी। अब देखो, इसको हम किस तरह से सॉल्व करें? एक रिलेशन के साथ सॉल्व कर लेते हैं। लेट द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज बी डी। अब देखो, यहाँ पर मैंने कौन सा लेंस बना दिया है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये रहा हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब ये हो गया आपका सेंटर, ये है फोकस। अब ये पॉइंट हम कुछ भी नहीं बनाते हैं, हम सिंपल एक चीज़ लिखते हैं, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मान लिया कि ऑब्जेक्ट और एंड द रियल इमेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट और उसकी रियल इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? d है। ठीक है, चलो, तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है तो इमेज मान लीजिए उसकी यहाँ बन रही है, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ नहीं बनेगी, यहाँ बनेगी। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया d। ठीक है, लेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज x। अब हमने माना कि ऑब्जेक्ट जो है वो x डिस्टेंस पर रखा हुआ है, सो द डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड लेंस b। तो लेंस और डिस्टेंस, इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? d माइनस एक्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट और रियल इमेज के बीच का डिस्टेंस हमने बना लिया, तो इससे हमें क्या पता चल गया? तो डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड लेंस, इमेज और लेंस के बीच का, इमेज और लेंस के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा d माइनस एक्स।
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। नाउ वी नो दैट 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, फोकल लेंथ यही होती है हमारी, ठीक है। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, v की जगह हम क्या रखेंगे, d माइनस एक्स, क्योंकि स्क्रीन आपने वहाँ प्लेस की, मतलब कि इमेज आपको मिल रही है, तो d माइनस एक्स माइनस माइनस डी। माइनस डी क्यों किया है आपने इसको, माइनस डी हमने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये जो डी है वो किस तरफ से डिस्टेंस हम ले रहे हैं, लेफ्ट साइड से, तो हमने उसको माइनस डी ले लिया। अब इसके बाद यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो वो आपको इस तरह से मिलेगी। सो फॉर रियल x अगर आपको रियल चाहिए है, या x मतलब ऑब्जेक्ट आप कहाँ प्लेस करो कि आपको रियल इमेज मिले, उसके लिए d स्क्वायर माइनस 4fd मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो वो डिस्टेंस आपको मिल जाएगी ऑब्जेक्ट की मिनिमम, कि जिसके बाद आपको 4f जो है वो डिस्टेंस है, कि जिसके बाद अगर आप ऑब्जेक्ट को आगे शिफ्ट करोगे तो आपको रियल की जगह वर्चुअल इमेज मिलेगी। चलिए, इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ साइज 1 m इज 2, ठीक है, अच्छा 1 मीटर इज 2, अगर एक बॉडी है जिसका साइज, मतलब कि ये क्या दिया हुआ है आपको, ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है 1 मीटर और मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 2, व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज, तो इमेज का साइज क्या होगा। बहुत आसान का क्वेश्चन है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। मैग्निफिकेशन 2 दिया हुआ है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपको 1, तो इमेज का क्या हो जाएगा 2 मीटर। इमेज साइज इज 2 मीटर, क्योंकि मैग्निफिकेशन 2 दिया हुआ, आसान, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अगर हाइट आपकी 1 है तो उसका मैग्निफिकेशन 2 गुना हो रहा है, मतलब कि 2, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैग्निफिकेशन आ रहा है मतलब कि 1 की जगह आपको हाइट कितनी मिल रही होगी, 2 मीटर मिल रही होगी, ठीक है। तो इसीलिए मैग्निफिकेशन 2 आया है। तो ये हो गया आंसर। अब ये तो हो गया वेरी शॉर्ट आंसर का एक और क्वेश्चन। चलिए अब आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15, नेम द पार्ट ऑफ लेंस थ्रू विच अ रे ऑफ लाइट पासेस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। अब लेंस का कौन सा ऐसा पार्ट है कि जहां पर लाइट रे जाएगी और बिना डेविएशन के चली जाएगी, तो ऑप्टिकल जो आपका पॉइंट होता है, ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर, इस पॉइंट्स पे क्या, इस पॉइंट पर क्या होता है, लाइट रे जैसी जाती है वो वैसी की वैसी सीधी चली जाती है। तो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑन द मेजर एक्सिस या फिर प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच द लाइट रे पासेस विदाउट डिफ्लेक्शन, और इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द लेंस थ्रू विच द लाइट फ्लोज विदाउट डिफ्लेक्शन। तो भाई लेंस में एक पॉइंट कौन सा होता है कि जहां से लाइट रे बिना डेविएशन के जाए, तो याद रखिएगा कि लेंस का मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, जिसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, उससे। चलिए, तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन करने के बाद आ जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोथ अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। व्हाट टाइप ऑफ मिरर एंड लेंस आर दीज। तो आपको याद होगा कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी किए हुए हैं, और जब टॉपिक को समझा था तो हमने आपको बताया था कि कोई भी चीज जो कि अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन रूल लेफ्ट साइड पर होती है उसे हम नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर भी हमारे पास जो लेंस है वो 2 होते हैं, एक तो आपका कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस की बात करें तो उसके फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट हम यहाँ लेते हैं, क्योंकि सारा इमेज का फॉर्मेशन ड्यू टू डाइवर्जन ऑफ लाइट रे यहीं पर होता है। तो इसीलिए इसकी जो फोकल लेंथ है वो किस तरफ होती है, फोकल लेंथ इसकी लेफ्ट साइड पर होती है, जिसे हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव लेते हैं। तो लेंस तो हमें पता चल गया, कॉनकेव लेंस। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर के केस में भी क्या होता है, फोकल पॉइंट आपका किस तरफ है, इस तरफ है, तो सारी लाइट रे पैरेलल होने के बाद यहीं से मिलती हैं, तो इसलिए इसका फोकल पॉइंट भी क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल के लिए, तो वो मुझे बताता है कि जो भी चीज़ लेफ्ट साइड पर है, डिस्टेंस की अगर बात करें तो उसे आपको नेगेटिव लेना है। तो इसलिए सही आंसर क्या है, कॉनकेव। कॉनकेव लेंस एंड कॉनकेव मिरर जो होते हैं उनकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है। तो इसलिए अगर यहाँ पर पूछा हुआ है मिरर और एक लेंस है जो कि -15 सेंटीमीटर के, तो कौन सा है वो, कॉनकेव। आगे चलो, अरे खत्म। चलिए, तो ये तो थे आपके कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि अभी हमने देखे इस वीडियो में। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में फटाफट से मुझे कमेंट कर दो, डेफिनेटली मैं आपके लिए शॉर्ट के फॉर्म में या एक वीडियो के फॉर्म में वीडियो जरूर बनाऊंगी और आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। इतने अच्छे से मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।